वेलकम बैक टू डे 7 ऑफ आवर सीरीज, जहाँ पे हमने प्रॉमिस किया है कि हम अपना 100% देंगे। हम आपको पढ़ाने में और पढ़ने में अपना 100% दोगे ताकि ये बोर्ड एग्जाम्स में हम अच्छे नंबर ला सके। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स को समाप्त विद द लास्ट 3 चैप्टर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज गवर्नमेंट बजट, फॉरेन एक्सचेंज एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। इन तीनों चैप्टर्स को खत्म करने के बाद अगली वीडियो से हम शुरू करेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स। ठीक है, आज की वीडियो में ये 3 चैप्टर्स के हम प्रीवियस क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, साथ ही तीनों चैप्टर्स की अच्छे से डिटेल में रिवीजन भी कर लेंगे। और जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं सारे के सारे 2024 के 2023 के प्रीवियस क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चंस अगर आप कर लोगे, आपके 3 चैप्टर्स पक्के हो जाएंगे, अच्छे से गारंटी हो जाएगी कि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। क्वेश्चन कोई भी आएगा इससे सिमिलर ही आएगा, ऐसा ही इसी सेम टॉपिक के, इसी सेम चीज के क्वेश्चन आएंगे। तो डरने की कोई भी जरूरत नहीं है अगर ये पूरी वीडियो आप खत्म कर लेते हो तो। ठीक है, शुरू करते हैं हम आज के अपने वीडियो को विद एमसीक्यू। सबसे पहले हम करने वाले हैं 2024 का सेट नंबर 1। तो पहला एमसीक्यू में बोलता है द अबव मेंशन्ड ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड ऑन डैश साइड ऑफ डैश अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ से मुझे पहले तो ये समझ आता है कि मेरे आखिरी चैप्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर का सवाल है। तो क्वेश्चन पे जाने से पहले हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में थोड़ा सा समझ, तो सिर्फ 5 मिनट में ना, अगले 5 मिनट में पूरा का पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट का चैप्टर जो है टिप्स पे याद कर लेंगे। अगर ना किया तो फिर मुझे बोलना। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में ना देखो, हमारे पास मेजरली 2 चीजें आती है। एक मेरे पास आता है करंट अकाउंट और एक बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आता है मेरे पास कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आते हैं 2 अकाउंट, इन दोनों अकाउंट्स को मिलकर बनता है मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट। ठीक है, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या आएगा? जो भी करंट अकाउंट में है वो सारा इसमें आएगा, जो भी कैपिटल अकाउंट में है वो सारा इसमें आएगा। करंट अकाउंट में क्या आता है? जीएसटी। करंट अकाउंट में क्या आता है? जीएसटी। और कैपिटल अकाउंट में क्या आता है? हमारा लाइफ। कैपिटल अकाउंट में आएगी हमारी जिंदगी और करंट अकाउंट में आएगा हमारा टैक्स। जीएसटी टैक्स नहीं है, क्या है? जीएसटी। जी इज फॉर गुड्स, एस इज फॉर सर्विसेज, इज फॉर ट्रांसफर पेमेंट्स, टी इज फॉर ट्रांसफर पेमेंट्स। ठीक है, और कैपिटल अकाउंट में हमारे पास क्या आएगा? एल से हमारे पास आएगी कैपिटल अकाउंट में लेंडिंग्स, से मेरे पास आएगी इन्वेस्टमेंट्स, और फॉर ए से मेरे पास क्या आएगा? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, फॉर डी से मेरे पास क्या आएगा? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो करंट अकाउंट में आएगा मेरा जीएसटी, गुड्स, सर्विसेज, ट्रांसफर पेमेंट्स, और कैपिटल अकाउंट में मेरे पास आएगी लाइफ, लेंडिंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इन सारी आइटम्स को मिलाकर के मेरा क्या बनता है? बीओपी अकाउंट। इन पूरे के पूरे बीओपी अकाउंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें ये आइटम्स आती है। इन सभी आइटम्स को जब टोटल मिला दिया जाएगा तो मेरा क्या बनेगा? बीओपी अकाउंट बनेगा। ठीक है, लेकिन बीओपी अकाउंट में इसके साथ साथ एक और चीज मुझे याद करनी होती है, वो होता है फॉर्मेट ऑफ बीओपी अकाउंट, जिसमें मैं डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों को अलग अलग करके पढ़ती हूँ। तो पहली चीज मैं एक साइड पे तो लिखूंगी मेरा डेबिट साइड। देखो, जैसे अकाउंट्स में होता है बिल्कुल सेम टू सेम अकाउंट्स वाला डेबिट क्रेडिट करेंगे, कुछ भी अलग नहीं करेंगे। जो अकाउंट्स में करते हैं बिल्कुल सेम तरीके से डेबिट क्रेडिट करेंगे। डेबिट साइड पे हम क्या लिखते हैं? कभी भी मुझे पैसा खर्च करना पड़े, कभी भी हो मेरा आउटफ्लो ऑफ कैश, तो मैं उसको डेबिट साइड पे लिखूंगी। कभी भी मेरे पास पैसा आएगा, इनफ्लो होगा, मेरी कमाई होगी, तो मैं उसको क्रेडिट साइड पे लिखूंगी। ठीक है, लिखना क्या क्या है? सबसे पहले मेरे पास क्या आता है इसमें? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या क्या आता है? करंट अकाउंट में आता है जीएसटी, जी फॉर गुड्स। गुड्स से पैसा आउटफ्लो कब होगा? जब मैं गुड्स खरीदूंगी या जब मैं गुड्स बेचूंगी? जब मैं गुड्स बेचूंगी तो पैसे का इनफ्लो होगा, पैसा मेरे पास आएगा। गुड्स बेचूंगी कब? बाहर वालों को, जब मैं एक्सपोर्ट्स करूंगी। गुड्स खरीदूंगी तो मुझे पैसा बाहर पेमेंट करना पड़ेगा, तो गुड्स का मैं यहाँ पे क्या करूंगी? इम्पोर्ट। सेम चीज आएगी सर्विसेज के लिए। अगर मैं सर्विसेज बाहर वालों की खरीदूंगी, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, तो मुझे बाहर वालों को पैसा देना पड़ेगा, आउटफ्लो ऑफ कैश होगा डेबिट साइड। अगर मैं उनसे सर्विसेज उनको बेचूंगी, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा? इनफ्लो ऑफ कैश होगा। फिर आएगा मेरे पास ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स के लिए एक और नाम हम क्या लिखते हैं? रेमिटेंसेस। ठीक है, अगर मैं बाहर पैसा भेजूंगी तो वो होगा आउटफ्लो ऑफ कैश। अगर यहाँ पे आएगा टू अब्रॉड, तो वो होगा मेरा आउटफ्लो ऑफ कैश। अगर मैं यहाँ पे रेमिटेंसेस या ट्रांसफर पेमेंट होगी फ्रॉम अब्रॉड, तो वो मेरा क्या होगा? इनफ्लो ऑफ कैश। वो मेरा कहाँ पे जाएगा? क्रेडिट साइड पे जाएगा। फिर आएगा मेरा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर हम क्या करने वाले हैं? लाइफ। कैपिटल अकाउंट लाइफ, लेंडिंग्स, इन्वेस्टमेंट, और क्या होगा लास्ट में? मेरे पास होगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व।
लास्ट में मेरे पास क्या आएगा, फॉरेन एक्सचेंज। बिल्कुल सेम चीज करेंगे, कुछ भी अलग नहीं करेंगे। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, अगर मेरे पास पैसा बाहर जा रहा है, लेंडिंग हो रही है टू अब्रॉड, तो वो होगा आउटफ्लो ऑफ कैश, वो होगा डेबिट। इन्वेस्टमेंट हो रही है टू अब्रॉड, टू अब्रॉड मतलब पैसा बाहर जा रहा है, तो वो होगा आउटफ्लो ऑफ कैश, तो वो होगा डेबिट। और सिमिलरली अगर पैसा मेरे देश में आ रहा है, लेंडिंग्स की जगह पे बस यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, बोरोइंग्स। लेंडिंग्स का मतलब होता है मैं बाहर वालों को लोन दे रही हूँ। अगर मैं बाहर वालों से लोन ले रही हूँ तो पैसा मेरे पास आएगा, तो मैं उसको लेंडिंग नहीं, मैं उसको क्या बोल दूंगी, बोरोइंग्स बोल दूंगी। इन्वेस्टमेंट का तो सेम ही रहेगा, टू अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड। मैंने बाहर वाली कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करी, बाहर वाले कंट्रीज के लोगों ने फॉरेनर्स में मेरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करी, फ्रॉम अब्रॉड। यहाँ पे सेम ही आ जाएगा मेरा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में हम आगे अभी बात थोड़ी सी करेंगे, ठीक है। तो अभी तक मैंने क्या समझा, करंट अकाउंट में क्या आएगा, जीएसटी। कैपिटल अकाउंट में क्या आएगी, हमारी लाइफ। तो लाइफ में क्या है, लेंडिंग, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन एक्सचेंज। जीएसटी में क्या है, गुड्स सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है। आउटफ्लो ऑफ कैश जब भी हो रहा है तो वो डेबिट होगा, इनफ्लो ऑफ कैश जब भी हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा। यहाँ तक चीज हमें समझ आती है। एक और बेसिक चीज जो हमें यहाँ से समझनी है, डेबिट अगर क्रेडिट से ज्यादा है, डेबिट का मतलब अगर आउटफ्लो ज्यादा है और इनफ्लो कम है, अरे मतलब खर्चा ज्यादा है, इनकम कम है, यही मतलब हुआ ना एक तरीके से। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि भैया जी हमें तो लॉस हो रहा है, हमें क्या हो रहा है, डेफिसिट हो रहा है। और क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, अनफेवरेबल बीओपी। अगर क्रेडिट साइड ग्रेटर है डेबिट साइड से, तो यानी कि इनफ्लो ज्यादा है, पैसा आया ज्यादा और खर्चा हमने कम किया, तो ये क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सरप्लस। और क्या बोलेंगे इसको, फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, फेवरेबल बीओपी अकाउंट। अगर ये दोनों इकट्ठे हैं, अगर ये दोनों बराबर हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड। उसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड बीओपी अकाउंट। तो अगर आउटफ्लो ज्यादा है, अगर डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, डेबिट का क्या मतलब है, डेबिट का क्या मतलब है, टोटल ऑफ ऑल ऑफ दीज आइटम्स इज ग्रेटर देन द टोटल ऑफ ऑल ऑफ दीज आइटम्स। इसका यही मतलब हुआ ना कि इन सभी का टोटल, आउटफ्लो ज्यादा है इन सभी के टोटल से। आप एक चीज देखो, अकाउंट्स में भी तो यही करते हो ना, जो भी अकाउंट बनाओ, कोई भी अकाउंट बनाओ, इधर वाला डेबिट साइड क्रेडिट साइड, दोनों को पहले आइटम्स लिखते हो, लास्ट में क्या करते हो, एक साइड के आइटम को दूसरी साइड के आइटम से माइनस करते हो, जो भी बैलेंस आया उसको क्या करते हो, टू बैलेंस कैरी डाउन या फिर बाय बैलेंस कैरी डाउन, यही करते हो अकाउंट्स में, कुछ अलग नहीं करते हो। सेम चीज यहीं पे करेंगे, या तो आउटफ्लो बड़ा होगा इनफ्लो से, या इनफ्लो बड़ा होगा आउटफ्लो से, ठीक है। अगर आउटफ्लो ज्यादा है, इनफ्लो कम है, पैसा बाहर ज्यादा गया, अंदर कम आया, तो मतलब मुझे अभी थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कैश चाहिए, मुझे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कैश चाहिए ताकि मैं इसकी पेमेंट कर सकूं। लेकिन यहाँ पे क्या है, इनफ्लो ज्यादा है, आउटफ्लो कम है, यानी कि मेरी जेब में फालतू पैसा आ गया। अब क्या होगा, अगर मेरी जेब में फालतू पैसा आ गया, मेरे देश की जेब में फालतू पैसा आ गया, वो जेब कौन सी है, वो पैसा कहाँ जाएगा, वो पैसा जाएगा हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। कहाँ जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जाएगा। जितना भी फालतू पैसा आया, फालतू कब पैसा आएगा, जब क्रेडिट साइड डेबिट साइड से बड़ी है। जब फालतू पैसा आया, वो पैसा कहाँ जाएगा, वो जाएगा हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जाएगा। हमारे देश की जेब का नाम क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अगर ये बड़ी है, इस साइड का टोटल है 10,000, इस साइड का टोटल है 8,000, ठीक है। इस साइड 2,000 कम है, इस साइड 2,000 ज्यादा डालना पड़ेगा, यानी कि बैलेंस कैरी डाउन किस साइड से होगा, इस साइड से होगा। यानी कि जब भी फालतू पैसा आया, फालतू पैसा आया मतलब मेरा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, मेरी जेब में पैसा जाएगा, मेरी जेब में पैसा बढ़ेगा, यानी कि इंक्रीज होगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। और इंक्रीज की एंट्री किस साइड आएगी, इस साइड आएगी, क्योंकि इस साइड में बाकी का 2,000 लिखूंगी और ये 10,000 पूरा हो जाएगा। समझ रहे हो, क्रेडिट साइड इनफ्लो, डेबिट साइड आउटफ्लो। अगर इनफ्लो ज्यादा है, आउटफ्लो कम है, तो मेरी जेब में ज्यादा पैसा आया, जो ज्यादा पैसा आया उससे मैंने क्या किया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में उस पैसे को डिपॉजिट कर दिया, इंक्रीज हो गया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। और अगर इंक्रीज हुआ तो मैं उसकी एंट्री डेबिट साइड में डालूंगी, ताकि ये भी 8,000 प्लस 2,000 10,000 हो जाए, ये भी 10,000 हो गया, ये भी 10,000 हो गया, दोनों साइड बैलेंस हो गई, हमारा अकाउंट क्लोज हो गया। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, इकोनॉमिक सेंस में हमारा बीओपी जो है बैलेंस आउट नहीं होता, क्योंकि कभी डेबिट ज्यादा होगा, कभी क्रेडिट ज्यादा होगा। पर अकाउंटिंग सेंस में मुझे इसको हमेशा बैलेंस करना होता है, और अकाउंटिंग सेंस में मुझे इसको हमेशा बैलेंस करना होता है, डेबिट क्रेडिट के बराबर करना होता है। वो कैसे होता है, अकाउंट्स में बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करते हैं, यहाँ पर भी कैरी फॉरवर्ड करेंगे, किस टर्म्स में, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की टर्म्स में। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, इनफ्लो ज्यादा है, मेरी जेब में ज्यादा पैसा आया, तो मैं क्या करूंगी, डेबिट साइड पे एंट्री करूंगी, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड की, उस एंट्री का नाम क्या होगा, इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व।
बिल्कुल उल्टा इसका क्या होगा, डेबिट साइड ज्यादा है, आउटफ्लो ज्यादा है, मुझे एक्स्ट्रा कैश की जरूरत है, मुझे फालतू पैसे की जरूरत है। फालतू पैसा कहाँ से आएगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जेब में से निकाल के लाऊंगी फालतू पैसा। तो क्या हो जाएगी एंट्री यहाँ पे, डिक्रीज इन फॉरेक्स रिजर्व, डिक्रीज इन फॉरेक्स रिजर्व। ठीक है, तो अगर मेरे पास क्रेडिट साइड ग्रेटर है तो डेबिट साइड में एंट्री करूंगी इंक्रीज इन फॉरेक्स रिजर्व, पूरे बैलेंस को, अकाउंट को बैलेंस करने के लिए। ये एक तरीके से बैलेंस कैरी फॉरवर्ड की एंट्री है। ठीक है, अगर मेरा डेबिट साइड ज्यादा है तो मैं क्रेडिट साइड के एंड में बैलेंस की एंट्री क्या करूंगी, डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट। अभी तक क्या समझा हमने, बीओपी में दो चीजें आती हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में आएगा जीएसटी, कैपिटल अकाउंट में आएगी लाइफ। ठीक है, अगर डेबिट साइड है तो उस साइड हम आउटफ्लोज लिखेंगे, अगर क्रेडिट साइड है तो उस साइड हम इनफ्लो लिखेंगे। इनको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, इंक्रीज इन फॉरेक्स रिजर्व करते हैं इस साइड पे, डिक्रीज इन फॉरेक्स रिजर्व करते हैं इस साइड पे। ये बैलेंसिंग की एंट्री कब होती है, जब मैं सरप्लस या डेफिसिट कैलकुलेट कर लूं, उसके बाद बैलेंसिंग की एंट्रीज होती हैं। अब देखो जितनी भी एंट्रीज हैं जिनकी मदद से हम सरप्लस या डेफिसिट निकालते हैं, जितनी भी एंट्रीज हैं जिनकी मदद से हम सरप्लस या डेफिसिट निकालते हैं, उन सभी एंट्रीज को हम क्या एंट्री का नाम देते हैं, उन सभी एंट्रीज को हम नाम देते हैं ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस। ठीक है, उन सभी को हम नाम देते हैं ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस। यानी कि ये छोड़ दो, फॉरेन एक्सचेंज वाली एंट्री को भूल जाओ, छोड़ दो, डिलीट कर दो। तो ये ऊपर वाली सारी एंट्रीज, सारा काम, ऊपर वाली सारी ट्रांजैक्शन पहले होंगी। ये ट्रांजैक्शंस के होने के बाद या तो सरप्लस होगा या तो डेफिसिट होगा। अगर सरप्लस हुआ तो ये वाली एंट्री कर देंगे, अगर डेफिसिट हुआ तो ये वाली एंट्री कर देंगे। यही तो करते हो अकाउंट्स में, सारी एंट्रीज डालते हो, बैलेंस आउट करते हो, बैलेंस आउट करने के बाद टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, वो वाली दोनों एंट्रीज यहाँ पे लिख देते हो। यही करते हो, यही हम यहाँ पे करेंगे। तो ऊपर वाली सारी एंट्रीज को हमने क्या नाम दिया, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस। और नीचे वाली जो दो एंट्रीज हैं, दिस एंट्री एंड दिस एंट्री प्लस दिस एंट्री, बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड। क्योंकि अगर मेरे पास पैसा नहीं है, अगर डेफिसिट है, तो डेफिसिट के लिए या तो मैं पैसा उधार लूंगी या फिर फॉरेन एक्सचेंज में से पैसा निकाल के लाऊंगी। अगर फॉरेन एक्सचेंज में पैसा नहीं है तो सरकार उधार भी ले सकती है डेफिसिट को फंड करने के लिए। ठीक है, तो इन ट्रांजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, कौन सी, एक, दो और तीन ट्रांजेक्शन। पहली ट्रांजेक्शन क्या होती है, बोरोइंग। दूसरी ट्रांजेक्शन क्या होती है, इंक्रीज इन फॉरेक्स, जो कि डेबिट साइड पे जाती है, ये क्रेडिट साइड पे होती है। और तीसरी क्या आती है, डिक्रीज इन फॉरेक्स, ये भी मेरी क्रेडिट साइड की ट्रांजेक्शन होती है। ये तीनों ही ट्रांजेक्शन मेरे कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शन होती हैं। इन तीनों ट्रांजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इन तीनों ट्रांजेक्शन को हम बोलते हैं अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस, अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस। क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि इन तीनों ट्रांजेक्शंस को ज्यादातर क्यों किया जाता है, इन तीनों ट्रांजेक्शंस को बैलेंस करने के लिए किया जाता है, ताकि मेरा बीओपी का जो भी डेफिसिट और सरप्लस है वो बैलेंस आउट हो सके। तो अभी तक मैंने आपको क्या बोला, बीओपी में क्या आता है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या आता है, जीएसटी। कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, एलआईएफई, लाइफ। ठीक है, अब डेबिट साइड पे सारे आउटफ्लो, क्रेडिट साइड पे सारे इनफ्लो। सारी ट्रांजेक्शन करने के बाद नीचे करेंगे बैलेंसिंग की ट्रांजेक्शन। तो सारी ट्रांजेक्शन को क्या नाम दिया, ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शंस। बची हुई बैलेंस आउट करने वाली ट्रांजेक्शंस को क्या नाम दिया, अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस। बैलेंस आउट करने वाली अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन में क्या क्या आया, बोरोइंग्स आई, फॉरेन एक्सचेंज का इंक्रीज, फॉरेन एक्सचेंज का डिक्रीज। ये याद रखना, जो बोरोइंग्स है वो अकोमोडेटिंग भी हो सकती है, कि अगर सरकार ने डेफिसिट को फंड करने के लिए बोरो किया तो अकोमोडेटिंग। अगर एनी नॉर्मल लोगों ने बाहर से, फॉरेन से बोरोइंग्स कर ली तो वो ऑटोनॉमस। ठीक है, तो अगर तो डेफिसिट की वजह से बोरोइंग्स है तो अकोमोडेटिंग है, अदरवाइज वो ऑटोनॉमस है। क्यों, क्योंकि ये जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं, ऊपर वाली सारी की सारी जो ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन्स हैं, ये सारी ट्रांजेक्शन्स कौन कर रहे हैं, ये सारी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं हमारे देश की जनरल पब्लिक, अपने प्रॉफिट और लॉस के लिए, खुद के अपने काम के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए। इन ट्रांजेक्शन्स का कोई लेना देना नहीं है, इन सभी ऊपर वाली ट्रांजेक्शन्स का कोई लेना देना नहीं है कि डेफिसिट हो रहा है, सरप्लस हो रहा है, हमें क्या पता, कुछ भी होता रहे, हम तो अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। ये तीनों जो ट्रांजेक्शन्स है, एक, दो, तीन, इनको हमने अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन बोला, क्योंकि ये सिर्फ इसलिए करे जाती हैं ये ट्रांजेक्शन ताकि हम बीओपी के सरप्लस और डेफिसिट को बैलेंस आउट कर सके। ये सिर्फ इसलिए करी जाती है। ये है मेरा पूरे का पूरा बीओपी का चैप्टर। ठीक है, इसके बाहर कुछ नहीं आ सकता। एक छोटी सी चीज बतानी रह गई, क्या, कि सिर्फ और सिर्फ गुड्स का, सिर्फ और सिर्फ गुड्स का जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट
देखा जाता है जिस अकाउंट में, ठीक है, उस अकाउंट को हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट, या फिर सिर्फ ट्रेड भी हम उसको बोल देते हैं। यानी कि अगर मैं सिर्फ गुड्स का देखूं, सिर्फ और सिर्फ गुड्स का देखूं, जो ये वाला है पहली आइटम है, सिर्फ और सिर्फ गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखूं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके हम जो है सरप्लस निकाल सकते हैं, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट करके डेफिसिट निकाल सकते हैं। तो सिर्फ गुड्स के लिए अगर एक अलग से अकाउंट बना, दैट इज अ सेपरेट अकाउंट, समझ रहे हो। बीओपी तो एज इट इज पूरे का पूरा है ही, बीओपी में करंट भी है, कैपिटल भी है, सब कुछ है। बीओपी के अलावा एक सेपरेट अकाउंट है जिसमें सिर्फ गुड्स के ट्रांजेक्शन का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस हमें चेक करते हैं हम, उस अकाउंट को बोला जाता है बीओटी अकाउंट, ठीक है। दिस इज अ सेपरेट अकाउंट फ्रॉम बीओपी। बीओपी का चैप्टर इतना ही है, ज्यादा कुछ करना ही नहीं। बीओपी, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, जीएसटी और लाइफ, वो सारी चीजें, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, सरप्लस, डेफिसिट, ऑटोनॉमस अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन, दैट्स इट, पूरा चैप्टर खत्म। चलो इसको पहले अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे से याद करो, उसके बाद आगे हम चलेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जीएसटी जो चीज है, लाइफ है, ये सारी चीजों को अच्छे से पहले याद करो, नोट्स बनाओ, कमेंट सेक्शन में भी लिख दो करंट अकाउंट, जीएसटी, कैपिटल अकाउंट, लाइफ, फिर आगे क्वेश्चन करो। चलो, तो पहली चीज क्या है, ट्रांजैक्शन कौन से साइड पर रिकॉर्ड करी जाएगी, कौन से अकाउंट में करी जाएगी, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। फटाफट से क्वेश्चन को देखो, उसके बाद आंसर करो। चलो, हमें देखो क्या बोला गया, देयर वाज अ नेट सेलिंग ऑफ वर्थ वॉट एवर, हमें अमाउंट की कोई जरूरत नहीं है, हमें क्या पता चला, सेल ऑफ किया जा रहा है बाय द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इन्वेस्ट यानी कि आई किस में आता था, जीएसटी में नहीं, आई किस में आता था, लाइफ में, लाइफ किस में आती थी, कैपिटल अकाउंट में। तो ये ट्रांजैक्शन किस में आएगी, करंट में नहीं, करंट में नहीं, कैपिटल में आएगी, पर क्रेडिट आएगी, डेबिट आएगी, वो देखते हैं। डेबिट मतलब आउटफ्लो, क्रेडिट मतलब इनफ्लो ऑफ कैश, इनफ्लो हो रहा है कि आउटफ्लो हो रहा है। कैपिटल अकाउंट तो पता चल गया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है, आई इज फॉर लाइफ, लाइफ इज इन कैपिटल अकाउंट। तो नेट सेलिंग ऑफ, देखो एक चीज याद रखना, बीओपी में, फॉरेक्स में एक कॉमन डाउट जो बच्चों का आता है, मैम कौन सी कंट्री के पर्सपेक्टिव से बात हो रही है, क्वेश्चन में दिया नहीं होता यूएस की, इंडिया की, कौन सी कंट्री के पर्सपेक्टिव से बात हो रही है। इसमें तो चाहे तुम्हें समझ आ जाएगा, काफी क्वेश्चन में दिक्कत आती है। 99% तुम्हारी खुद की डोमेस्टिक कंट्री की बात हो रही होती है। अगर दूसरी कंट्री की बात हो रही होगी तो क्वेश्चन ने बताया होगा कि यूएस की करेंसी के बारे में बताओ या दूसरी करेंसी के बारे में बताओ। अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो 99.9% तुम्हारी खुद की डोमेस्टिक करेंसी की बात हो रही है। अगर मैं बोलूं पहले $1 80 रुपीज का था, अब $1 90 रुपीज का हो गया, तुम इसमें डॉलर के पर्सपेक्टिव से नहीं बताओगे, तुम इसमें इंडियन रुपीज के पर्सपेक्टिव से बताओगे, तुम अपनी करेंसी के बारे में बताओगे। तुम्हें कोई लेना देना नहीं है डॉलर की वैल्यू के साथ क्या हुआ, तुम बताओगे हमारी करेंसी के साथ क्या हुआ। तो क्वेश्चन कुछ भी हो, अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन ने स्पेसिफाई नहीं किया कि डॉलर के बारे में बताओ, यूएस के बारे में बताओ, जो क्वेश्चन नहीं करता, मुश्किल से कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो तुम्हें हमेशा अपनी डोमेस्टिक करेंसी के बारे में ही आंसर लिख के आना है। तो तुम्हारे देश में इन्वेस्टर्स ने सेल ऑफ किया, अगर इन्वेस्टर तुम्हारे देश में पैसा लगाते, इन्वेस्टमेंट करते, वो तुम्हारे देश में कुछ ना कुछ खरीदते, तो तुम्हारे देश में पैसा आता, इनफ्लो होता, तो वो क्रेडिट साइड जाता। पर अभी इन्वेस्टर्स ने क्या किया, सामान बेचा, शेयर्स बेचे। शेयर्स जब उन्होंने बेचे तो इन्वेस्टर्स ने शेयर बेचे और अपना पैसा निकाला, अपना पैसा निकाल के वापस ले गए। तो ये क्या हुआ, आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ। तो ये किस साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा। फिर से अगर इन्वेस्टमेंट करी होती उन्होंने, अगर इन्वेस्टमेंट करी होती तो वहां पे क्या आता कि उन्होंने शेयर्स परचेज किया, कोई भी एसेट उन्होंने परचेज किया। अगर परचेज किया होता तो मेरे देश में पैसा आता, पैसे का इनफ्लो होता। अगर इनफ्लो होता तो मैं उसको क्रेडिट साइड में डालती, पर यहाँ पे परचेज तो उन्होंने किया ही नहीं। जो शेयर उन्होंने पहले से खरीद रखे थे उन शेयर्स को उन्होंने सेल कर दिया। जब उन्होंने शेयर्स को सेल किया, जब उन्होंने शेयर्स को सेल किया तो उन्होंने अपना पैसा वापस ले लिया, पैसा निकाल के वो वापस ले गए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा है। तो ये क्या है, डेबिट साइड की ट्रांजेक्शन है कैपिटल अकाउंट में। चलो अगला क्वेश्चन बोलता है सरप्लस इन बीओपी रेफर्स टू, सरप्लस कब होता है। देखो मैंने क्या बोला था, ऊपर वाली जितनी भी ट्रांजेक्शन्स थी, ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन्स थी, उनकी वजह से उन ट्रांजेक्शन्स में जब क्रेडिट यानी कि इनफ्लो इज ग्रेटर देन डेबिट यानी कि आउटफ्लो, तब सरप्लस होता था। जो नीचे वाली ट्रांजेक्शन्स थी अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन, वो बाद में आती हैं, सरप्लस निकालने के बाद वो ट्रांजेक्शन आती है बैलेंस आउट करने के लिए, पहले नहीं आती। पहले कौन सी आती है, सिर्फ ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन्स आती हैं। मेरे से बीओपी पूछा है, बीओपी में क्या आता है, बीओपी में जीएसटी प्लस लाइफ दोनों आता है, करंट प्लस कैपिटल दोनों आता है। तो सिर्फ करंट क्यों लिखा है, सिर्फ कैपिटल क्यों लिखा है, वो हो ही नहीं सकता।
बात ही खत्म। और ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग की अगर मैं बात करूं तो कौन सी होगी, ऑटोनॉमस होने वाली है। अकोमोडेटिंग दिया ही नहीं हुआ, चलो काम ही आसान कर दिया, ठीक है। सिर्फ करंट नहीं, सिर्फ कैपिटल नहीं, ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस में भी क्या सरप्लस है। सरप्लस मतलब ज्यादा पैसा आया ओवर जितना हमने पे किया, तो आंसर विल बी दिस। अगर पेमेंट ओवर रिसीट होता तो क्या होता, डेफिसिट, ठीक है। अगर पेमेंट ओवर रिसीट एक्सेस में होता तो डेफिसिट होता। चलो सपोज बीओटी, बीओ नॉट पेमेंट, बीओटी ट्रेड में क्या आता था, सिर्फ और सिर्फ गुड्स का आता था और किसी चीज का नहीं आता था। बैलेंस ऑफ ट्रेड एक अलग अकाउंट है, इट इज अ सेपरेट अकाउंट फ्रॉम बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आती है, गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस हम चेक करते हैं। शोज अ फेवरेबल बैलेंस, फेवरेबल मतलब सरप्लस, सरप्लस मतलब इनफ्लो इज ग्रेटर देन आउटफ्लो। फेवरेबल मतलब सरप्लस, सरप्लस मतलब इनफ्लो इज ग्रेटर देन आउटफ्लो। इनफ्लो कब होगा, जब हम सामान को एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा आएगा, जब हम सामान को इंपोर्ट करेंगे तो पैसा जाएगा, तो एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट। तो फेवरेबल बैलेंस है 500 करोड़ का, एक्सपोर्ट 500 करोड़ से ज्यादा है एज कंपेयर टू इंपोर्ट। सरप्लस कितने का है, 500 CR। द वैल्यू ऑफ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स आर 1200 करोड़। मर्चेंडाइज का बेसिकली मतलब क्या होता है, गुड्स ही मतलब होता है। मर्चेंडाइज का मतलब क्या होता है, गुड्स। एक्सपोर्ट कितने हैं, 1200 करोड़। एंड ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट, अरे यार ट्रांसफर पेमेंट टी, टी किस में आता है, जीएसटी में। जीएसटी किस में आता है, करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट की बात हो रही है, नहीं हो रही, बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात हो रही है, उसमें तो सिर्फ गुड्स आते हैं। मुझे कोई लेना देना नहीं है कि ट्रांसफर पेमेंट कितने की है, ट्रांसफर पेमेंट किस में आती है, करंट अकाउंट में आती है, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है, एक्सपोर्ट दिया हुआ है 1200 करोड़ का, और हमें बोला हुआ है कि एक्सपोर्ट इज इक्वल्स टू, तो और हमें क्या बोला हुआ है कि एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू इंपोर्ट्स प्लस 500, ठीक है। यही मतलब हुआ ना। सरप्लस का क्या मतलब होता है, सरप्लस का बेसिकली मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज इक्वल टू सरप्लस, ठीक है। एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट से, तभी हमारा हो रहा है जी सरप्लस। अब सरप्लस का हमारा फॉर्मूला क्या है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो अब आप इसको चाहे ऐसे लिख लो कि एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इंपोर्ट प्लस 500, या इस तरीके से इक्वेशन आप लिख सकते हो। एक्सपोर्ट कितने के, 1200 करोड़ के, माइनस द इंपोर्ट इज इक्वल टू 500। तो इंपोर्ट कितने की हो जाएगी, 1200 माइनस 500 इज इक्वल टू इंपोर्ट इज इक्वल्स टू 700। ये हो जाएगा मेरा आंसर। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ अच्छे से, आप इतना समझ लोगे, आपके लिए काम आपका चल जाएगा। फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल एंड मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, तीन तरीके के हमारे एक्सचेंज रेट सिस्टम होते हैं। कौन से होते हैं, तीन एक्सचेंज रेट सिस्टम हमारे होते हैं। एक्सचेंज रेट सिस्टम का मतलब होता है कि हमारी करेंसी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सम अदर करेंसी कैसे डिटरमाइन करी जाती है। कौन बताएगा कि $1 80 का है, $1 85 का है, $1 70 का है, कौन बता रहा है। अभी तो तुम कहते हो न्यूज बता रही है, न्यूज वालों को कौन बता रहा है, वो हम समझेंगे कि कैसे पता चलेगा। तो पहली चीज होती है फिक्स्ड। फिक्स्ड में कौन फिक्स करता है, हमारे देश की गवर्नमेंट, हमारे देश का आरबीआई फिक्स कर देता है कि $1 70 का होगा, 80 का होगा, 60 का होगा, 50 का होगा, 100 का होगा। कितने का होगा, कौन फिक्स करेगा, सरकार। फ्लेक्सिबल के अंदर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। मैनेज्ड फ्लोटिंग के अंदर, मैनेज्ड फ्लोटिंग के अंदर गवर्नमेंट का रोल होता है पर 50%, यार मतलब थोड़ा सा रोल गवर्नमेंट का होता है। फिर किसका रोल होता है इनमें, इसमें रोल किसका नहीं होता, इसमें रोल होता है गवर्नमेंट का। और किसका नहीं होता, डिमांड सप्लाई का कोई रोल इसमें नहीं होता। इसमें डिमांड सप्लाई का कोई रोल नहीं होता। अगर तुमने 11th क्लास में पढ़ के थोड़ा सा पास किया है तो तुम्हें पता होगा कि किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए डिमांड और सप्लाई का हम कर्व बनाते थे। जहां डिमांड सप्लाई का कर्व मीट करता था वहां पे इक्विलिब्रियम होता था। ये होता था मेरा डिमांड कर्व, ये होता था सप्लाई कर्व। जहां पर ये मीट करते थे वहां पे इक्विलिब्रियम होता था, वहां पे मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइन करता था। तो यहाँ पे कौन डिटरमाइन करता है कि क्या रेट होगा, यहाँ पे रेट कौन डिटरमाइन करता है, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का भी 50% रोल होता है। तो क्या बोला, पहले में सिर्फ गवर्नमेंट, दूसरे में सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई, तीसरे में दोनों 50-50,
तीन तरीके होते हैं आज की डेट में। हमारा कौन सा है? मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम हमारा है, ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इंडियन इकोनॉमी चैप्टर 3, तो उसमें हमने पढ़ा था जब 1991 में हमारी जब लिबरलाइजेशन हुई थी उस टाइम तक हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम चलता था। उसके बाद एलपीजी के आने के बाद हम मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पे इंडिया आया था। उससे पहले फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम हमारा चलता था। अब समझो है क्या, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में हमारे देश की सरकार कहती है मैं ही बताऊंगी सारी दुनिया को कि इंडिया का $1 होगा 80 पे, या $1 होगा 90 रुपीज पे, या होगा 70 रुपीज पे। सरकार ही बताएगी। सरकार ने जो बोल दिया सबने वो मान लिया। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में हमने गवर्नमेंट को बोल दिया तुम चुप रहो, तुमसे कोई कुछ नहीं पूछ रहा, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। डिमांड और सप्लाई जहां पे मीट करेंगे, इक्विलिब्रियम होगा, वहां पे अपने आप हमारा जो है प्राइस डिटरमाइन हो जाएगा। और इस पे क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम सिस्टम अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो उसमें तुम्हें क्या दिखाना है? तुम्हें यहाँ पर जो है ओ एक्स ओ वाई सारा बना करके अपना दिखाना है, डिमांड सप्लाई का पूरा इक्विलिब्रियम बना के दिखाना है, और बोलना है कि जहां पे ये डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व आपस में मीट करेंगे वहां पे इक्विलिब्रियम इकोनॉमी में बनेगा, और वहां पे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हो जाएगा। मैनेज फ्लोटिंग में क्या होता है? सरकार बोलती है कि डिमांड सप्लाई को अपना काम करने दो, हम उसको नहीं रोकेंगे, लेकिन हम अपने एक लिमिट लगा देंगे कि अगर 80 रुपीज का प्राइस चल रहा है, सरकार लिमिट लगा देगी कि 70 से नीचे अगर गया तो मैं इंटरफेयर करूंगी, 90 से ऊपर अगर गया तो मैं इंटरफेयर करूंगी, लेकिन जब तक वो हमारी लिमिट के अंदर रहेगा तब तक हम बर्दाश्त कर लेंगे, तब तक हम उसको छेड़ेंगे नहीं। जैसे ही तुमने हमारी लिमिट्स को क्रॉस किया तो हम बीच में आएंगे, तो हम उस लिमिट पे तुम्हें जो है रोक देंगे। या तो 70 पे आ गया तो हम 70 पे रोक देंगे, 90 पे आया तो वहीं पे रोक देंगे, हम उस लिमिट पे तुम्हें रोक देंगे। तो ये बोलती है इसमें फ्लेक्सिबल मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, इसको हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं। ये मैनेज फ्लोटिंग है जिसको हम डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं। मैनेज फ्लोटिंग को हम डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं, फ्लेक्सिबल को हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोलते हैं। मैनेज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं? गोल्ड के अगेंस्ट या किसी भी ऐसी चीज के अगेंस्ट अपनी करेंसी की वैल्यू को फिक्स करते हैं कि अगर हमारा गोल्ड का रिजर्व बढ़ेगा तो हम अपनी करेंसी की वैल्यू को इंप्रूव करेंगे, री वैल्यू लेकिन अगर गोल्ड का रिजर्व कम होगा तो हम अपनी करेंसी की वैल्यू को डी वैल्यू, अंडर वैल्यू, नीचे उसकी वैल्यू हम कर देंगे। तो अगर हमारा जैसे गोल्ड का रेट बढ़ा, पहली चीज तो गोल्ड के अगेंस्ट रेट फिक्स करा जाता है। फिक्स करने को हम क्या बोलते हैं? कि हम पेगिंग कर रहे हैं। गोल्ड के अगेंस्ट रेट फिक्स किया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? कि गोल्ड के अगेंस्ट हमारा जो करेंसी का रेट है उसकी पेगिंग करी जा रही है। अगर गोल्ड का रिजर्व बढ़ा तो हम अपनी करेंसी की वैल्यू को इंप्रूव करेंगे। इंप्रूव का मतलब कि अगर पहले $1 80 का था, अब $1 हम फॉर एग्जांपल 70 का कर देंगे, हमारे लिए डॉलर सस्ता हो जाएगा। इसको अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम हम इसको इसी चीज को क्या बोलेंगे? रीवैल्यूएशन। अगर गोल्ड का रिजर्व कम हो गया तो हम $1 से 80 से $1 90 कर देंगे, यानी हमारे लिए डॉलर महंगा हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? डीवैल्यूएशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डीवैल्यूएशन बोलेंगे। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर कौन है? हमारे देश की सरकार है। वो गोल्ड के अगेंस्ट या ऐसी किसी भी एक चीज के अगेंस्ट अपनी करेंसी की वैल्यू को पेगिंग करती है, फिक्स करती है। अगर गोल्ड का रिजर्व बढ़ा, करेंसी की वैल्यू रीवैल्यूएशन हो जाएगी, अगर कम हुआ तो डीवैल्यूएशन हो जाएगी। डीवैल्यूएशन मतलब हमारे लिए, इंडिया के लिए डॉलर खरीदना महंगा हो जाएगा। रीवैल्यूएशन मतलब इंडियंस के लिए डॉलर खरीदना सस्ता हो जाएगा। इस सेम चीज को अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है, डिमांड और सप्लाई है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हम डीवैल्यू रीवैल्यू नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन। हम रीवैल्यूएशन की जगह पे क्या वर्ड यूज करेंगे? डेप्रिसिएशन। और रीवैल्यूएशन की जगह पे हम क्या वर्ड यूज करेंगे? एप्रिसिएशन, ठीक है। इन बाकी दोनों में हम क्या करेंगे? डीवैल्यूएशन की जगह एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन वर्ड यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे रीवैल्यू, डीवैल्यू, यहाँ पे एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, यहाँ पे डिमांड सप्लाई सिर्फ, नो रोल ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे फुल रोल ऑफ गवर्नमेंट, नो रोल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, पर यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन ही नहीं होगा, यहाँ पे पेगिंग चलेगी। यहाँ पे पेगिंग नहीं होती, यहाँ पे किसी भी चीज के अगेंस्ट तुम्हारा रेट जो है वो फिक्स नहीं करा जाता। तो यहाँ पे तुम्हें बहुत सारा गोल्ड का रिजर्व मेंटेन करके रखना पड़ेगा,
लेकिन यहाँ पे तुम्हें कोई रिजर्व मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे तुम्हें गोल्ड का रिजर्व मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। पर्टिकुलर केस में क्या होगा, तुम्हारी करेंसी की वैल्यू बिल्कुल फ्लक्चुएट नहीं होगी, इस केस में तुम्हारी करेंसी की वैल्यू बिल्कुल स्टेबल रहेगी। इस केस में स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं होगी, तुम्हारी करेंसी की वैल्यू कभी भी कितना ऊपर कितना नीचे जा सकती है, पूरी तरीके से फ्लक्चुएशन यहाँ पे होगी। इसी वजह से यहाँ पे जो है स्टेबिलिटी होगी, इस वजह से यहाँ पे स्पेक्यूलेशन नहीं होगी। मतलब कि कोई तुम्हारी करेंसी के, जैसे स्टॉक मार्केट में होता है ना, हम स्पेक्यूलेट करते हैं कि शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो शेयर खरीद लो ताकि जब रेट बढ़े शेयर बेच दे। यहाँ पे ऐसी कोई स्पेक्यूलेशन नहीं होगी कि करेंसी का रेट बढ़ेगा ये करेंसी खरीद लो, नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। पर क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पे स्पेक्यूलेशन का स्कोप 100% है। क्योंकि पता है करेंसी की वैल्यू बढ़ सकती है, स्पेक्यूलेशन करेंगे, अरे अगर इसके रेट की करेंसी की वैल्यू बढ़ी तो बेच देंगे, अभी करेंसी खरीद के रख लेते हैं, ठीक है। तो स्पेक्यूलेशन यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे नहीं हो सकती, स्टेबिलिटी यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। इसमें से क्वेश्चन क्या आता है, या तो इन दोनों के डिफरेंस का क्वेश्चन आता है, या क्वेश्चन आ जाता है इनमें से किसी एक का मेरिट या डीमेरिट कुछ ऐसा बताओ, या फिर क्वेश्चन आ जाता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंडर इक्विलिब्रियम का सिचुएशन बताओ, जिसमें आप ये डायग्राम बना के पूरा समझा के आते हो, या फिर डेप्रिसिएशन डीवैल्यूएशन पे क्वेश्चन आ जाता है कि रीवैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन का क्या मतलब है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर जब तुम्हारी वैल्यू ऊपर नीचे करती है तुम्हारे देश की सरकार। और फ्लेक्सिबल का क्या मतलब है, फ्लोटिंग या फिर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन होती है बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे आना चाहिए। चलो, तो ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसमें आप आराम से गवर्नमेंट इंटरफेरेंस का पॉइंट बता सकते हो, डिमांड एंड सप्लाई का पॉइंट बता सकते हो, डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन का पॉइंट बता सकते हो, पेगिंग का पॉइंट बता सकते हो कि इसमें हम पेगिंग करते हैं, इसमें पेगिंग नहीं होती, स्टेबिलिटी का पॉइंट बताओगे कि इसमें स्टेबिलिटी है, इसमें नहीं है, स्पेक्यूलेशन का पॉइंट बताओगे कि इसमें स्पेक्यूलेशन नहीं है, इसमें स्पेक्यूलेशन है, और एक पॉइंट इक्विलिब्रियम का जरूर बता के आओगे, एक पॉइंट इक्विलिब्रियम का जरूर बता के आओगे कि इसमें इक्विलिब्रियम होता है, इसमें इक्विलिब्रियम नहीं होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ही कर रही है, डिमांड सप्लाई का कोई रोल नहीं है, तो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में इक्विलिब्रियम नहीं होता है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आ गया हमारे पास गवर्नमेंट के गवर्नमेंट बजट वाले चैप्टर का क्वेश्चन, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट के बारे में हमें बताना है, इसके बारे में थोड़ी सी पहले चर्चा कर लेते हैं, 2 मिनट लगाऊंगी, फटाफट से चर्चा करेंगे। देखो, गवर्नमेंट के बजट में 2 चीजें आती हैं, एक आती है हमारे पास रिसीट साइड की आइटम, ठीक है, एक हमारे पास आएगी आइटम रिसीट साइड की, और एक आएगी हमारे पास आइटम एक्सपेंडिचर साइड की। रिसीट का मतलब होगा किसी भी तरीके से मैं बोल रही हूँ, अगर हमारे देश की सरकार के पास इनफ्लो ऑफ कैश हो रहा है, यहाँ पे मैं क्या बोलूँ, किसी भी तरीके से सरकार के पास अगर पैसा आ रहा है किसी भी तरीके से, तो वो सरकार के लिए रिसीट होती है। किसी भी तरीके से अगर सरकार के पास से पैसा जा रहा है तो वो आउटफ्लो ऑफ कैश होता है। आप इसको जैसे मर्जी बोल सकते हो कि ये सरकार का खर्चा है, ये इनकम है, जिस भी तरीके से बोल सकते हो। किसी भी तरीके से पैसा आ रहा है तो रिसीट है, किसी भी तरीके से पैसा जा रहा है तो वो सरकार का एक्सपेंडिचर है। अब रिसीट और एक्सपेंडिचर दोनों ही 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है रेवेन्यू साइड का, एक होता है जी कैपिटल साइड का। यहाँ पर भी एक होता है रेवेन्यू साइड का, एक होता है कैपिटल साइड का। एसेट लायबिलिटी हर बच्चे को पता होगा जो यहाँ तक पहुंचा है, जिसने अकाउंट्स पढ़ी है। एसेट क्या होते हैं सरकार के पास और लायबिलिटी क्या होते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हमें पता है। अब कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन जिससे हमारे देश की सरकार की एसेट्स और लायबिलिटीज पे कोई असर नहीं पड़ता, कोई ऐसी ट्रांजेक्शन जिसपे मैं क्या बोल रही हूँ, हमारे देश की सरकार की एसेट्स पे और सरकार की लायबिलिटीज पे कोई भी असर नहीं पड़ता। कोई भी असर से मेरा मतलब है कि ना तो वो इंक्रीज होती है ना वो डिक्रीज होती है, ना खरीद ना बेच, एसेट लायबिलिटी एज इट इज पड़ी है, मैं टच भी नहीं कर रही हूँ उनको। तो ऐसे सारे ट्रांजेक्शन रेवेन्यू साइड की ट्रांजेक्शन होती हैं। कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन जिससे हमारे देश की सरकार का एसेट या लायबिलिटी अफेक्ट नहीं हो रहा, कोई भी असर नहीं हो रहा, तो वो रेवेन्यू साइड की ट्रांजेक्शन है। लेकिन कोई भी ऐसे ट्रांजेक्शन जिससे देश के सरकार के एसेट लायबिलिटी पे कुछ ना कुछ फर्क पड़ रहा है, अब वो फर्क इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, एसेट बढ़ गया एसेट कम हो गया, लायबिलिटी बढ़ गई लायबिलिटी कम हो गई, अगर असर पड़ रहा है तो वो कैपिटल साइड की ट्रांजेक्शन होती है, वो कैपिटल साइड की ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है। तो रिसीट, अब देखो, अब जोड़ के पढ़ो, रेवेन्यू रिसीट। रिसीट मतलब पैसा आया, पर इस तरीके से आया कि एसेट और लायबिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ा। कैपिटल
रिसीट, पैसा आया और इस तरीके से पैसा आया कि या तो एसेट या तो लाइबिलिटी पे कोई ना कोई फर्क पड़ा है, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पैसा गया लेकिन साथ में एसेट लाइबिलिटी पे कोई भी असर नहीं पड़ा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, पैसा तो गया, पैसा तो बाहर गया, खर्चा तो हुआ, पर साथ ही साथ या तो एसेट या तो लाइबिलिटी पे कुछ कुछ असर तो हुआ है, चाहे वो बढ़ी है चाहे वो कम हुई है, कुछ कुछ असर तो एसेट और लाइबिलिटी पे करके गया है हमारा जो खर्चा हुआ है। अब यहाँ पे आके समझो, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन, लोन के ऊपर कोई इंटरेस्ट मिला यार, अगर इंटरेस्ट मिला लोन के ऊपर, उससे आप 2 मिनट दिमाग लगाओ, उसके बाद मेरा आंसर सुनना, क्या कोई भी एसेट, क्या कोई भी लाइबिलिटी पे फर्क पड़ा या नहीं? 2 मिनट सोचो पहले आराम से। इंटरेस्ट मिला है, हमने जो भी लोन दे रखा था, किसी को सरकार ने लोन दे रखा था, उस पर सरकार को इंटरेस्ट रिसीव हुआ, क्या इससे सरकार के एसेट और लाइबिलिटी पे कुछ भी असर पड़ा? तो आई थिंक अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि जो इंटरेस्ट हमें जो रिसीव हो रहा है, ना तो उससे मेरा कोई लोन कम हो रहा है ना लोन ज्यादा। देखो लोन की किस्त अलग है अपनी, लोन का पेमेंट, लोन लेना लोन देना वो अलग है, इंटरेस्ट अलग है। इंटरेस्ट आपकी क्या है? रेवेन्यू है, रेवेन्यू रिसीट है इनफैक्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट के केस में ना तो किसी एसेट पे कोई असर पड़ा ना किसी लाइबिलिटी पे कोई असर पड़ा, तो ये डेफिनेटली रेवेन्यू साइड की ट्रांजेक्शन है। क्या पैसा आया या पैसा गया? पैसा आया, तो ये क्या हो जाएगी? मेरी रेवेन्यू रिसीट हो जाएगी। ये रेवेन्यू रिसीट इसलिए होगी क्योंकि इसमें हमारे पास इनफ्लो ऑफ कैश हुआ। एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ, जो आर्ग्यूमेंट आप यहाँ पे लिख के आओगे कि रेवेन्यू रिसीट इसलिए होगी क्योंकि इसमें नंबर 1 हमारे पास इनफ्लो ऑफ कैश हुआ, क्योंकि इनफ्लो ऑफ कैश हुआ तो हम इसको रिसीट बोलेंगे, लेकिन इनफ्लो ऑफ कैश होने की वजह से एसेट या लाइबिलिटी पे देयर इज नो इफेक्ट, किसी भी एसेट पे किसी भी लाइबिलिटी पे कोई भी तरीके का हमें इफेक्ट नहीं देखने को मिल रहा है, तो इसलिए ये रेवेन्यू रिसीट हो जाएगी। डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे थे, आपने उस कंपनी के शेयर बेच दिए, ठीक है। सरकार की खुद की बहुत सारी कंपनियां होती है, सरकारी कंपनियां, ठीक है, ऑयल की, ऐसी किसी किसी चीज की सरकार की सरकारी कंपनीज होती हैं। सरकार अगर अपनी सरकारी कंपनियों के शेयर्स बेच दे, अपनी ओनरशिप बेच दे, जो कि प्राइवेटाइजेशन में किया था, चैप्टर 3 इंडियन इकोनॉमिक्स, प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट करी थी सरकार ने, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट हुई मतलब तुमने किसी के शेयर खरीद रखे थे, वो तुमने बेच दिए, तो मतलब तुम्हारी एसेट तो कम हुई है भैया, ठीक है। तो इसका मतलब ये डेफिनेटली कैपिटल साइड की ट्रांजेक्शन है। और डिसइन्वेस्टमेंट, शेयर बेचा तो पैसा आया, पैसा आया तो रिसीट, तो ये क्या होनी चाहिए? कैपिटल रिसीट। डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट, अरे रिसीट तो वर्ड वैसे भी दे रखा है तो रिसीट तो होगा। फ्रॉम द सेल ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, अब खुद सोचो ना यार, कंपनी शेयर्स एसेट में आते हैं, तो एसेट गया पैसा आया, तो ये क्या हो जाएगी? मेरी कैपिटल रिसीट। तो क्या बताओगे? रिसीट है क्योंकि इनफ्लो ऑफ कैश हुआ है, कैपिटल है क्योंकि हमारा एक एसेट, कौन सा एसेट? हमारी जो कंपनी थी, हमारे जो शेयर्स थे वो अब डिक्रीज हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है? मेरा एसेट डिक्रीज हुआ है, तो ये कैपिटल रिसीट है। फाइनेंशियल असिस्टेंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ यूएसए फॉर प्रमोटिंग गर्ल एजुकेशन इन इंडिया, यूएस की सरकार ने इंडिया में पैसा भेजा है किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए, वो फ्लड के लिए हो सकता है, पढ़ाई के लिए, किसी भी चीज के लिए हो सकता है, ठीक है। यूएस की सरकार ने पैसा भेजा, पैसा आया, तो ये क्या होगी? रिसीट। पैसा आया तो ये क्या होगी? रिसीट। क्या उससे मेरा कोई एसेट बना, कोई लायबिलिटी बनी? अरे यार, उन्होंने एक तरीके से डोनेशन दी है, लोन थोड़ी दिया है। लोन होता तो लायबिलिटी होती, उन्होंने डोनेशन दिया, मुझे वापस नहीं करना, अपनी मर्जी से दिया है, तो ये मेरी क्या हो जाएगी? रेवेन्यू रिसीट, क्योंकि मेरे किसी भी एसेट और लायबिलिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ है। रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, ये हो जाएंगे हमारे आंसर। इसमें एक्सप्लेन बस इतना करके आओगे कि इनफ्लो है या आउटफ्लो है, एसेट लायबिलिटी इफेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर इफेक्ट हुआ है तो कैपिटल, अगर इफेक्ट नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगी? मेरी रेवेन्यू। अगर इफेक्ट हुआ है तो बताकर आओगे कि कौन सा एसेट है, क्या लायबिलिटी है और क्या इफेक्ट हुआ है, कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है, ठीक है। चलो, study the following chart carefully and analyze the changing trends in the government expenditure on transport and rural development। आपको इसकी स्टडी करनी है अच्छे से और बताना है कि क्या एनालाइज ट्रेंड्स आपके किस तरीके से चेंज आ रहे हैं, ठीक है। इसका फटाफट से नोट डाउन इसको कर लो, ठीक है। उसके बाद आई एम रेजिंग दिस, लेकिन इससे पहले आपको ये नोट डाउन अच्छे से हो जाना चाहिए, दिमाग में भी और कॉपी में भी। चलो, तो हमें क्या बोला है? ट्रांसपोर्ट पे और रूरल डेवलपमेंट में क्या चेंज आया 2022-2023 में, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ये रहा, रूरल डेवलपमेंट ये रहा, तो ये पूरे को हटा दो, हमें इन सबके कोई जरूरत नहीं है, मुझे इन सबके कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे क्वेश्चन ने सीधा ट्रांसपोर्ट और रूरल डेवलपमेंट का बोला है, मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मुझे क्या देखना है? 2021-22 दिया है, 22 से दिए, 23-24 दिए। देखो इसमें हमारा कितने नंबर का है? 2-2 नंबर के दोनों है, ठीक है। इसमें आपको कुछ ज्यादा अपनी तरफ से तर्क देने की जरूरत नहीं है, इसमें बस आपको इतना करना है कि सबसे पहले आप हेडिंग लिखोगे ट्रांसपोर्ट,
और उसमें बस इतना बता के आ जाओ कि क्या क्या हो रहा है। दूसरा आएगा रूरल डेवलपमेंट, उसमें मैं बस अपना इतना बता के आ जाओ कि क्या क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं क्या लिखूंगी, 2021-22 में 2021-22 का दिया है पहले, फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मुझे दिया है, फिर मुझे बजट एक्सपेंडिचर दिया है, ठीक है। तो 2021-22 से अगर मैं देखूं 2022-23 में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ा है रूरल में, और तीसरे में अगर मैं देखूं बजट एक्सपेंडिचर कम हुआ है। बजट एक्सपेंडिचर मतलब टोटल, रेवेन्यू मतलब सिर्फ रेवेन्यू साइड का। रेवेन्यू साइड का मतलब ऐसे ट्रांजेक्शन जिससे एसेट लायबिलिटी अफेक्ट नहीं होते, वो वाला एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो रेवेन्यू, अब मैं बस इसमें कितना लिख के आ जाऊंगी कि एज कंपेयर टू 2021, ठीक है, देर इज एन इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन रूरल डेवलपमेंट इन 2023। और मैं इसमें ये बता के आऊंगी द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर in 2023 is this, whereas the budget expenditure in 2020, सॉरी यहाँ पे 2022 है, ठीक है, यहाँ पे 2022 हम लिख रहे हैं, ठीक है। बजट एक्सपेंडिचर इन 2023 इज 2.38, इट हैज डिक्रीज्ड, ठीक है, ये एक डिक्रीज देखने को मिला है। तो मैं बस यहाँ पे इतना ही बता के आ जाऊंगी कि ये इंक्रीज हुआ है, ये डिक्रीज हुआ है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो बजट एक्सपेंडिचर है। लास्ट में मैं बता सकती हूँ कि हमें ओवरऑल देखने को मिलता है कि जो 2022-23 है, 2022-23 की जो सरकार का बजट था, जो पॉलिसी थी, वो काफी ज्यादा रूरल डेवलपमेंट की तरफ थी, क्योंकि उन्होंने उसमें सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इतना बढ़ा दिया, तो टोटल एक्सपेंडिचर तो और भी ज्यादा होगा, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर भी तो हुआ होगा ना रूरल एरियाज में, ठीक है। तो हम बस इतना बता के आ जाएंगे कि जो 2022 की जो क्या कहते हैं पॉलिसी है, इट वाज मोर towards revenue, towards rural development as compared to the policies of 2023 and 2021, ठीक है। ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें जाए तो आप बता के आ जाओगे सिमिलर तरीके से कि ये बड़ा है, ये और बड़ा है, ठीक है। अब इसमें ये बोल सकते हो कि जो 2022 का है वो सिर्फ रेवेन्यू साइड का है, पर जो 2023 का है वो पूरा बजट एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो इसमें शायद बहुत ज्यादा कुछ इंक्रीज शायद ना आया हो, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ रेवेन्यू साइड का है। बजट साइड का भी तो अभी इसमें आएगा ना, कैपिटल साइड का भी तो आएगा ना, तो ये टोटल ज्यादा होगा 2022 वाला, ठीक है। लेकिन 2023 वाला टोटल है, इसमें हमारा रेवेन्यू वाला भी है, कैपिटल वाला भी है, तो ये दोनों को मिला करके मेरा बनता है। ऑल इन ऑल मैं ये कहना चाह रही हूँ इसमें आपको कि आप बस जो यहाँ पे आपको दिख रहा है उतना लिख के आ जाओ कि 2021 में इतना था, उसके कंपेरेटिवली 2022 में इंक्रीज हुआ, उसके कंपेरेटिवली 2023 में इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। 2022 में रेवेन्यू वाला बताया है, पर 2023 में रेवेन्यू और कैपिटल दोनों का मिलाकर बताया है। बस इतनी चीज आप इसमें लिखकर आ जाओगे अगर अच्छे से, तो आपको अच्छे से आपके आंसर के जो है मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेरिट्स ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या था, जिसके अंदर सरकार हमारे देश की करेंसी का वैल्यू फिक्स करती थी इन टर्म्स ऑफ सम अदर करेंसी, ठीक है। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का मेरिट कौन सा नहीं है, इंश्योर स्टेबिलिटी इन द एक्सचेंज रेट। स्टेबिलिटी होती है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में, क्योंकि करेंसी का प्राइस बार बार फ्लक्चुएट नहीं होता। पॉसिबिलिटी ऑफ अंडर और ओवर वैल्यूएशन, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम नहीं मेंटेन हो पाता फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में। जब इक्विलिब्रियम ही नहीं है डिमांड और सप्लाई का, तो अंडर वैल्यूएशन भी हो सकती है करेंसी की, ओवर वैल्यूएशन भी हो सकती है। प्रिवेंट स्पेकुलेशन, हाँ स्पेकुलेशन को तो रोकता है, क्योंकि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में स्पेकुलेशन नहीं होता। कोऑर्डिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज बिकम्स कन्वीनियंट, अलग अलग कंट्रीज के बीच में मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज का कोऑर्डिनेशन आसान हो जाता है, क्योंकि अगर हर करेंसी की फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होगा, हमें पता है कि हर कंट्री का रेट इतना है, ये फ्लक्चुएट हो नहीं रहा, तो हमें पता है कि लॉन्ग टर्म में इनके साथ हमें किस तरीके की पॉलिसीज बनानी है, तो वो भी आसान है। तो ये तीनों ही मेरिट्स हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के, और ये तीनों ही डीमेरिट्स हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के। और जो ये वाला है बी ऑप्शन है, वो डीमेरिट है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का। चलो, identify which of the following will appear on the debit side। डेबिट मतलब आउटफ्लो वाली साइड इन द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट LIFE लाइफ, ठीक है। तो लेंडिंग्स, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन एक्सचेंज, डेबिट साइड आउटफ्लो। अच्छा, इंडियन सेंडिंग रेमिटेंस, रेमिटेंस मतलब ट्रांसफर पेमेंट, मतलब GST, मतलब करंट अकाउंट, छोड़ दो। इन्वेस्टिंग इन एसेट्स अब्रॉड बाय इंडियन, एसेट मतलब इन्वेस्टमेंट में आएगा, आई में आएगा, तो ये हो सकता है, देखते हैं। तो हमें आउटफ्लो बताना है। अगर मैंने बाहर इन्वेस्टमेंट करी, इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड, तो ऑब्वियसली वो आउटफ्लो है, तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइसेस, एक्सपोर्ट किस में आता है, गुड्स में आता है, तो गुड्स किस में आते हैं, GST में आते हैं, GST किस में आता है, करंट अकाउंट में आता है, तो ये नहीं हो सकता। अमेरिकन कंपनी परचेजिंग शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी, ये इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड है, ये आएगा तो कैपिटल अकाउंट में, पर आएगा किसमें, क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि ये क्या है, इनफ्लो ऑफ कैश है, तो ये किसमें होगा, क्रेडिट साइड ऑफ अवर कैपिटल अकाउंट।
आंसर क्या होगा मेरा बी। अच्छा, आइडेंटिफाई हमें बताना है ये, तो बीओपी करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट LIFE, करंट अकाउंट GSTS किसमें है, ट्रेड ऑफ सर्विसेज, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट किसमें आएगा, आई में। एक्सटर्नल बोरोइंग्स किसमें आएगी, लेंडिंग्स एंड बोरोइंग्स में। एक्सटर्नल असिस्टेंस किसमें आएगी, ट्रांसफर पेमेंट में। आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। Accommodating transactions are undertaken to maintain stability in the BOP account। अब ये मैं सारी चीजें आपको समझा चुकी हूँ। आप इसमें क्या बताओगे, जो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन है, उन ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन की वजह से या तो डेफिसिट हो जाएगा या तो सरप्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर डेफिसिट हो जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम या तो बोरोइंग्स करेंगे फ्रॉम अब्रॉड, या फिर हम क्या करेंगे, डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। और ये दोनों ही आइटम्स मेरे कहाँ पे आएंगे, ये दोनों ही ट्रांजेक्शन्स मेरी कहाँ पे आएंगी, क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। ये ट्रांजेक्शन्स हम करेंगे ताकि हम जो है डेफिसिट को फंड कर सके। अगर सरप्लस हुआ, सरप्लस के केस में हम क्या करेंगे, एक ही ट्रांजेक्शन करेंगे जो कि क्या होगी, इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये ट्रांजेक्शन मेरी कहाँ पे आएगी, डेबिट साइड आएगी कैपिटल अकाउंट के, सॉरी ये भी क्रेडिट साइड आएगी कैपिटल अकाउंट के, ठीक है, मैं थोड़ा सा गलत बोल दिया, क्रेडिट साइड कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अच्छा, अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस कौन सी है, यही तीनों, 1 2 3। इन तीनों के अलावा और कोई अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन है नहीं। इन तीनों ट्रांजेक्शंस के बारे में बताओगे, डेफिसिट के केस में ये, सरप्लस के केस में ये, और उसके अलावा अकोमोडेटिंग का आप जो है मतलब समझाओगे कि अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन ऐसी होती है जो बीओपी का बैलेंस मेंटेन करने में मदद करती है, स्टेबिलिटी मेंटेन करने में मदद करती है, डेफिसिट या सरप्लस को खत्म करने में मदद करती है। ये ट्रांजेक्शंस दे आर डिपेंडेंट ऑन द स्टेट ऑफ बीओपी, दे आर डिपेंडेंट ऑन द स्टेट ऑफ बीओपी की जो स्टेट होगी उसी अकॉर्डिंग ये ट्रांजेक्शन्स करी जाएंगी। ये ट्रांजेक्शन हमारे देश की आम जनता नहीं करती, ये ट्रांजेक्शन हमारे देश की सरकार करती है, डेलिबरेटली करती है, ताकि वो बीओपी को जो है बैलेंस कर सके। पर जो ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन्स होती थी, जो ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन्स होती थी, ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन्स कौन करती थी, हमारे देश की जनरल पब्लिक करती है अपने प्रॉफिट और लॉस के लिए, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है डेप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी मे प्रमोट एक्सपोर्ट्स ऑफ अ नेशन। अब ये क्वेश्चन ना काफी बच्चे बहुत इसमें कंफ्यूज होते हैं कि डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन ये सब समझ नहीं आता, ठीक है, पर मैं बहुत आसानी से समझाती हूँ, ठीक है। देखो, डेप्रिसिएशन, पहली चीज जो मैंने तुम्हें बोली थी, मैंने बोली थी हर चीज तुम अपनी कंट्री, अपनी करेंसी की टर्म्स में लिख कर आओगे। मेरी कंट्री, मेरी करेंसी, मेरा इंडियन रुपीज, उसके बारे में मैं बताऊंगी, ठीक है। $1 पहले 80 रुपए का था, अब $1 85 रुपीज का हो गया, इसको मैं बोलूंगी डेप्रिसिएशन। क्या मतलब, पहली चीज तो डेप्रिसिएशन किसके अंदर होती है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर नहीं, किसके अंदर होती है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर होती है। फिक्स्ड के अंदर क्या होती है, डीवैल्यूएशन, ये किसमें होती है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर होती है। देखो, डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है कि इंडियंस के लिए, हमारे लिए दूसरी कोई भी करेंसी अब महंगी हो गई। पहले $1 80 रुपए का था, अब $1 85 का हो गया, तो मतलब अब मेरे लिए डॉलर महंगा हो गया, समझ रहे हो। अब पहले $1 खरीदना था, मैं 80 रुपए लेकर गई बाजार में, $1 खरीद के घर ले आई, अब मुझे कितने पैसे लेके जाने पड़ेंगे, 85 लेकर जाने पड़ेंगे, ताकि $1 खरीद के मैं घर पे लेके आ सकूं, ठीक है। ये होती है डेप्रिसिएशन। अब इसकी वजह से एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे, कैसे, देखो थोड़ी सी बड़ी वैल्यूज ले रही हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। मैं कहती हूँ पहले $1 50 रुपए का था, अब $1 100 रुपए का हो गया, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, अब $1 100 रुपए का हो गया। इतना बड़ा चेंज आता नहीं है एक ही बारी में 80 से 82 83 होगा, इतना बड़ा आता नहीं है, बट हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, आसान होगा समझना। $1 पहले 50 रुपए का था, अब $1 हो गया 100 रुपए का, ठीक है। अब क्या होगा, पहले अगर कोई भी अमेरिकन इंडिया से सामान खरीदता था, पहले अगर हम एक्सपोर्ट करते थे तो क्या होता था, मैं कहती हूँ पहले क्या होता था कि कोई भी अमेरिकन अगर इंडिया से सामान एक्सपोर्ट करता था तो वो $1 देता था और 50 रुपए का सामान लेके चला जाता था। मैं कहती हूँ लेट्स से हमारे देश में जो एप्पल्स है, मैं कहती हूँ हमारे देश में जो एप्पल्स है वो 50 रुपीज पर केजी है। तो पहले अगर अमेरिका के लोगों को इंडिया से एप्पल्स एक्सपोर्ट करवाने होते थे तो वो क्या करते थे, $1 देते थे और 1 किलो एप्पल एक्सपोर्ट करवा के ले जाते थे। यही मतलब हुआ ना, पहले बिफोर क्या था,
डेप्रिसिएशन से पहले क्या था, $1 50 का था और एप्पल इंडिया में बिकते थे 50 रुपए पर केजी के हिसाब से एक्सपोर्ट करे जाते थे। एक्सपोर्ट का प्राइस है ये कि एक्सपोर्ट करे जाते थे इंडियन एप्पल 50 रुपए पर किलो के हिसाब से। कोई अमेरिकन आया, उसने बोला मुझे ना एप्पल चाहिए, तो हमने बोला ठीक है $1 दो, 1 किलो एप्पल लेके तुम चले जाओ। उसने $1 दिए, वो 1 किलो एप्पल लेके चला गया। अब क्या हुआ, आफ्टर डेप्रिसिएशन अब हो गई हमारी करेंसी डेप्रिशिएट, अब $1 हो गया 100 रुपए का। अब क्या हुआ, एप्पल में कहती हूँ अभी भी एप्पल्स तो अभी भी 50 रुपीज पर केजी है। तो अब क्या होगा, वो अमेरिकन बंदा $1 लेकर आएगा, कितने किलो एप्पल लेके जाएगा, $1 लेकर आएगा, 2 किलो एप्पल्स खरीद के इंडिया से लेकर के जाएगा। समझ रहे हो, मैथ्स समझ आ रही है क्या हुआ। पहले $1.50 का था, एप्पल 50 के थे, तो $1 में 1 किलो एप्पल आते थे। अब एप्पल का रेट तो वही है, 50 का 50 रुपए ही है, पर इंडियन करेंसी का रेट डिप्रिसिएट हो गया, $1 अब 100 रुपए का हो गया। तो विच इज वाई अब $1 में उनको बदले में 50 रुपए पर किलो वाले 100 रुपए के मिलेंगे। मतलब अब $1 देने पे 100 रुपए का सामान मिलेगा, 50 रुपए किलो वाले 2 किलो एप्पल मिल जाएंगे, $1 में ही 2 किलो एप्पल वो खरीद के ले जाएगा। तो अमेरिकन के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है ना, समझ रहे हो, बाहर वालों के लिए तो बहुत बढ़िया बात है ना। तो वो तो कहेंगे भाई इंडिया से तो जो है एप्पल अब बहुत सस्ते हो गए मंगवाने, पहले $1 में 1 किलो एप्पल आते थे, अब $1 में 2 किलो एप्पल आ रहे हैं, ये तो बल्ले बल्ले हो गए, बहुत सस्ता हो गया। तो सारे लोग, यानी कि मैं बोलूं बहुत सारे लोग अब इंडिया से सामान एक्सपोर्ट करवाना चाहेंगे। सीधी भाषा में बोला जाए तो जब हमारे देश की करेंसी की डिप्रिसिएशन होगी तो फॉरेन कंट्रीज के लिए क्या हो जाएगा, इट विल बी चीपर टू एक्सपोर्ट, ठीक है, फ्रॉम इंडिया। इंडिया से सामान एक्सपोर्ट करवाना अब आसान हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा फॉरेन कंट्री के लोगों के लिए। फॉरेन कंट्री वाले लोग तो ऑब्वियसली इंपोर्ट करा रहे हैं, हम लोग जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इट विल बी चीपर फॉर द फॉरेन कंट्री पीपल टू इम्पोर्ट द गुड्स। इंडिया से गुड्स मंगवाना उनके लिए सस्ता हो जाएगा, तो ज्यादा लोग अब इंडिया से सामान मंगवाएंगे। जब वो इंडिया से इंपोर्ट ज्यादा करवाएंगे तो हमारे देश के लोगों का ऑब्वियसली एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो जब डिप्रिसिएशन होती है हमारे देश के एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे लिए दूसरे देश की करेंसी महंगी हो गई, पर दूसरे लोगों के लिए हमारी करेंसी सस्ती हो गई। पहले उनको $1 में 1 किलो एप्पल मिलता था, अब $1 में 2 किलो एप्पल मिलता है, तो अब उनके लिए बहुत सस्ता हो गया इंडिया से सामान इंपोर्ट करवाना। तो अब क्या करेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर करेंगे इंडियंस को कि तुम हमें ये सामान दे दो, ये सामान दे दो। तो इंडियन एक्सपोर्टर्स को जो है ज्यादा ऑर्डर मिलने लग जाएंगे, तो हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो प्रमोट हो जाएंगे। ठीक है, इसका उल्टा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि डिप्रिसिएशन की वजह से जो हमारे देश की इंपोर्ट है वो डिक्रीज हो गई। सही बात है, इंपोर्ट डिक्रीज होंगे, क्यों, क्योंकि हमारे लिए डॉलर महंगा हो गया, तो अब हम यूएसए से कोई भी सामान मंगाएंगे वो हमें महंगा पड़ेगा, तो इंपोर्ट्स जो है डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसका उल्टा, अगर करेंसी की एप्रिसिएशन हो जाए, अगर करेंसी की एप्रिसिएशन हो जाएगी तो क्या होगा, एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे और इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। जब एप्रिसिएशन होती है उसका मतलब क्या होता है, हमारे लिए फॉरेन करेंसी सस्ती हो गई, हमारे लिए दूसरी करेंसी फॉरेन करेंसी सस्ती हो गई। जब सस्ती हो गई तो हम इंपोर्ट ज्यादा करेंगे, लेकिन उनके लिए हमारी करेंसी महंगी हो गई तो वो एक्सपोर्ट कम कर देंगे। तो एप्रिसिएशन एक्सपोर्ट कम इंपोर्ट ज्यादा, डेप्रिसिएशन एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट कम। ठीक है, ये पूरा न्यूमेरिकल एग्जांपल आप एज इट इज लिख के आ सकते हो, ये पूरा चीज जो है आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं, दिमाग में भी और कॉपी में भी। चलो आगे आता है डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स विद द हेल्प ऑफ अ सूटेबल एग्जांपल, एक्सप्लेन द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। चलो दोनों को मैं फटाफट से एक्सप्लेन करती हूँ। नॉर्मल थ्योरी क्वेश्चन है, तुम्हें तुम्हारी बुक में एज इट इज मिल जाएगा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ। डायरेक्ट टैक्स आपकी होता है जो आपकी इनकम पे लगता है, ठीक है, चाहे प्राइवेट इंडिविजुअल्स की इनकम पे, चाहे किसी कंपनी के प्रॉफिट पे टैक्स लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो आप जीएसटी वगैरह भरते हो जब आप गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते हो। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि जो बंदा टैक्स पे कर रहा है, जिसकी जेब पे बर्डन पड़ा, उसी बंदे की ड्यूटी है टू डिपॉजिट द टैक्स विद द गवर्नमेंट। ठीक है, जिसकी जेब पे बर्डन पड़ा उसी की ड्यूटी है कि सरकार के पास जाके डिपॉजिट भी तुम ही करा के आओगे। ये होता है डायरेक्ट टैक्स। पर इनडायरेक्ट टैक्स में होता है जेब पे बर्डन, किसकी जेब पे पड़ा,
बर्डन किसकी जेब पे पड़ा, कस्टमर की जेब पे पड़ा बर्डन, कस्टमर की जेब से निकल के आएगा जीएसटी। लेकिन ड्यूटी किसकी है, सरकार के पास डिपॉजिट करवाने की, सरकार के पास डिपॉजिट कौन कराता है, जीएसटी, वो होता है सेलर। तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, किसकी ड्यूटी है, सरकार के पास डिपॉजिट करवाने की, वो है सेलर। लेकिन किसकी जेब पे बर्डन, किसकी जेब पे पड़ा, वो पड़ा कस्टमर की जेब पे। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स, ये जीएसटी। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जिसकी जेब पे बर्डन पड़ा और जिसने सरकार के पास डिपॉजिट करवाया, वो दोनों बंदे सेम ही है, ठीक है। जिसकी भी इनकम पे टैक्स लगा वही अपनी जेब से निकाल के देगा, वही सरकार के पास डिपॉजिट कराएगा। या फिर किसी कंपनी के प्रॉफिट पे कॉर्पोरेट टैक्स उन्होंने भरा, तो ये होता है डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगता है, जिसमें ये दोनों अलग लोगों पे होते हैं, ये कस्टमर, ये सेलर, ये होता है मेरा इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। ये दोनों ही क्या होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये दोनों ही क्या होते हैं गवर्नमेंट के लिए, रेवेन्यू रिसीट होते हैं। ये दोनों ही सरकार के लिए रेवेन्यू रिसीट होते हैं, क्योंकि इससे सरकार का कोई एसेट लायबिलिटी इफेक्ट नहीं हुआ, और रिसीट हुआ है क्योंकि ये सरकार की इनकम है। चलो, एक्सप्लेन द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार क्वेश्चन में पेपर में आते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का क्या मतलब है कि सरकार अमीरों पे ज्यादा टैक्स लगा रही है ताकि अमीर लोगों की जेब से पैसा निकाल लिया जाए, और वो पैसा जो भी सरकार ने इकट्ठा किया अमीरों पे टैक्स लगा के, उस पैसे से सरकार क्या कर रही है, गरीबों को सब्सिडी दे रही है, गरीबों को फ्री एजुकेशन दे रही है, फ्री हॉस्पिटल दे रही है, गरीबों को फ्री में चीजें बांट रही है, या फिर फ्री में उनको कुछ ना कुछ चीज दे रही है, उनको नौकरियां दे रही है, गरीबों को कुछ भी दे रही है। तो अमीरों की जेब से पैसा निकाला, अमीरों पे ज्यादा टैक्स लगाया इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी। जीएसटी भी क्या होता है, महंगी चीजों पे ज्यादा जीएसटी लगता है, क्योंकि महंगी चीजें कौन खरीदेंगे, अमीर खरीदेंगे, ठीक है। तो जीएसटी या फिर इनकम टैक्स लगाया अमीरों पे, और वो टैक्स का पैसा कलेक्ट किया अमीरों से, उस पैसे से गरीबों का वेलफेयर किया, गरीबों के लिए खर्चा किया, सब्सिडी दिया, एजुकेशन, हॉस्पिटल, ये सारी चीजें उनको फ्री में दी, ताकि अमीर और गरीब के बीच का इनकम का जो फासला है वो कम हो सके, इक्वालिटी आ सके गरीब और अमीर के बीच में। अमीर जो है वो थोड़े कम अमीर हो जाए, गरीब जो है वो थोड़े से कम गरीब हो जाए, वो थोड़े से अमीर बन जाए। ये होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, अगला मेरे पास आता है न्यूमेरिकल, जिसमें मुझे रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट निकालना है। देखो, रेवेन्यू डेफिसिट में क्या होता है, सिर्फ रेवेन्यू साइड की ट्रांजेक्शन होती है। अब मैंने बहुत अच्छे से बताया है आपको कि रेवेन्यू और कैपिटल दो चीजें होती हैं। रेवेन्यू में वो चीजें आती है जिसमें एसेट और लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता, कैपिटल में वो चीजें आती है जिसमें एसेट और लायबिलिटी पे इफेक्ट होता है, ठीक है। रिसीट का मतलब होता है इनफ्लो ऑफ कैश, ठीक है, और पे एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, आउटफ्लो ऑफ कैश। अगर कभी भी एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रिसीट कम है, जो कि हमेशा सरकार के साथ होता ही है, तो अगर एक्सपेंडिचर आउटफ्लो ज्यादा है, रिसीट हमारी जो है, जो इनफ्लो है वो कम है, तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, डेफिसिट की सिचुएशन बोलेंगे। ये डेफिसिट दो तरीके से निकल सकता है, या तो मैं रेवेन्यू और कैपिटल दोनों को प्लस करके टोटल निकालू, रेवेन्यू और कैपिटल दोनों को प्लस करके टोटल निकालो, जो टोटल निकालते हो मैं उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। या फिर मैं सिर्फ रेवेन्यू साइड का डेफिसिट निकालूं, जो रेवेन्यू साइड का सिर्फ निकालूंगी उसमें मैं क्या करूंगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस द रेवेन्यू रिसीट, सिंपल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस द रेवेन्यू रिसीट। पर जब भी मैं कैपिटल साइड का एक्सपेंडिचर निकालूंगी तो उसमें मैं क्या करूंगी, कैपिटल वाली भी ले लूंगी सारी की सारी। जब मैं रेवेन्यू और कैपिटल दोनों को प्लस करके निकालूंगी तो उसको मैं क्या बोलूंगी, फिस्कल डेफिसिट। रेवेन्यू और कैपिटल जब मैं दोनों को प्लस कर दूंगी कि रेवेन्यू साइड के भी सारे खर्चे, सारी इनकम ले ली, कैपिटल साइड का भी खर्चा, रिसीट सब कुछ ले लिया, तो मैं फिस्कल डेफिसिट निकालूंगी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूले की बात करते हैं, इसको कैलकुलेट करने की बात करते हैं। अभी तक हमने क्या समझा, रेवेन्यू डेफिसिट मतलब जब मैं सिर्फ रेवेन्यू साइड की आइटम्स की बात करूं जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसी ट्रांजेक्शन आएगी जिससे एसेट लायबिलिटी अफेक्ट नहीं होगी। डेफिसिट का मतलब आउटफ्लो यानी कि एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इनफ्लो यानी कि रिसीट कम है, ये होता है डेफिसिट। तो रेवेन्यू के लिए सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ले लूंगी मैं, माइनस रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू में दो तरीके की रिसीट आती है, टैक्स रिसीट, नॉन टैक्स रिसीट। इन दोनों को मैं ले लूंगी 2000 प्लस 1200, तो 3700 माइनस 3200, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा मेरा रेवेन्यू डेफिसिट। कैसे निकाला मैंने, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस द रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट दो चीजों को बना के बनती है, टैक्स रिसीट प्लस नॉन टैक्स रिसीट, ठीक है जी। ये हो गया मेरी रेवेन्यू डेफिसिट का। अब मेरे पास आता है फिस्कल डेफिसिट का। फिस्कल डेफिसिट के फॉर्मूला में आप दो चीजें कर सकते हो, या तो आप सीधा कर दो कि जो भी टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें से आप माइनस कर सकते हो टोटल रिसीट, लेकिन इसमें एक चीज याद रखनी है, टोटल रिसीट्स एक्सेप्ट बोरोइंग्स।
अगर सरकार ने किसी से लोन लिया है, उसको तुम वैसे तो रिसीट में डालोगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने लोन लिया है तो वो तुम्हारे लिए कैपिटल रिसीट है, पैसा इनफ्लो हुआ है, लेकिन उसको तुम डेफिसिट की कैलकुलेशन करने के लिए नहीं डालोगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो फिर कभी डेफिसिट आएगा ही नहीं ना, क्योंकि डेफिसिट आया, तुमने लोन ले लिया, लोन लिया तो फिर डेफिसिट ऑटोमेटिकली जीरो हो गया, तुमने लोन में उसका कैपिटल रिसीट में डाला तो फिजिकल डेफिसिट निकालने के लिए आप टोटल रिसीट में से बोरोइंग्स हटा देते हो, बाकी सारी रिसीट्स को आप ले लेते हो, जो भी सरकार ने किसी से लोन लिया, बोरो किया, वो फिजिकल डेफिसिट में नहीं आता है, ठीक है। अच्छा, तो या तो हम ये कर सकते हैं, या फिर हम कैपिटल वाले डेफिसिट में से माइनस कर सकते हैं रेवेन्यू वाला डेफिसिट, ठीक है, लेकिन हम चलो यही फॉर्मूला लगा लेते हैं, टोटल खर्चा देखते हैं, टोटल खर्चा, रेवेन्यू खर्चा और कैपिटल खर्चा, ठीक है, 3700 प्लस 500, तो ये मेरा हो जाएगा 4200। चलो ये हो गया हमारे टोटल एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं टोटल रिसीट्स की, एक्सेप्ट बोरोइंग्स। क्या मुझे कहीं बोरोइंग्स दिया है? मुझे बोरोइंग्स नहीं दिया है। अगर बोरोइंग्स दिया होता तो मैं उसको ऐड नहीं करती, ठीक है, लेकिन बोरोइंग्स नहीं दिया है तो मैं रिसीट देख लेती हूँ। रिसीट में क्या आएगा? टैक्स रिसीट, नॉन टैक्स रिसीट, ये हो जाएगा 3200। फिर हो जाएगा मेरे पास रिकवरी ऑफ लोन्स। रिकवरी ऑफ लोन्स का क्या मतलब है कि हमने किसी को लोन दे रखा था, जिसको भी हमने लोन दिया था, अब हमसे वो हमारे पास वो लोन वापस आ गए, तो ये हमारे लिए क्या है? रिसीट है, लेकिन कौन सी रिसीट है? कैपिटल रिसीट है, ठीक है। प्लस इसमें हमारे पास हो जाएगी डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब सरकार ने किसी सरकारी कंपनी के शेयर बेचे, तो रिसीट है कैपिटल रिसीट, ठीक है। तो 1200 प्लस 2000 प्लस 145 प्लस 120, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी? मेरी टोटल रिसीट्स, तो ये मेरा आ जाएगा 3465। अगर मैं 4200 माइनस 3465 करूंगी तो ये मेरा टोटल आ जाएगा 735। ये हो जाएगा मेरा टोटल फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। एक बार फटाफट से पूरा क्वेश्चन देख लो, फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो आगे देखते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक प्रोविजन एंड पब्लिक प्रोडक्शन। देखो, पब्लिक प्रोविजन का मतलब होता है कि सरकार ना गरीबों को कोई चीज दे रही है किसी और से लेके। फॉर एग्जाम्पल, सरकार ने क्या किया? बिजली जो भी कंपनीज बनाती हैं, उन कंपनी से सस्ते में लोगों को बिजली दिलवा दी, सब्सिडी दे दी इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है, एलपीजी की, किसी भी चीज की सरकार ने सब्सिडी दे दी। मतलब सरकार ने जो कंपनियां ये सामान बना रही, उन कंपनीज को पैसा दिया और गरीबों को वो चीज फ्री करवा दी। सरकार ने खुद वो चीज बनाई नहीं, उसको हम बोलते हैं पब्लिक प्रोविजन, जिसमें बेसिकली सरकार क्या देती है? गरीबों को सब्सिडी देती है, खुद से कोई चीज बनाती नहीं है, ठीक है। या तो गरीबों को पैसा दे देगी, या जो भी चीज दूसरी कंपनीज ने बनाई वो उन कंपनी से खरीद के गरीबों को फ्री में दे देगी, सस्ते में दे देगी, सब्सिडीज दे देगी, ठीक है। दूसरी चीज आती है पब्लिक प्रोडक्शन। पब्लिक प्रोडक्शन का मतलब होता है कि सरकार अपनी खुद की सरकारी कंपनियों में बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस करती है। सरकार अपनी खुद की बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज में बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस करती है और वो चीजें गरीबों को फ्री में या सस्ते में देती है, वो होती है प्रोडक्शन की सरकार। पब्लिक मतलब सरकार, जब सरकार ने करी प्रोडक्शन अपनी सरकारी कंपनीज में, तो उसको हमने बोला पब्लिक प्रोडक्शन। पब्लिक प्रोविजन मतलब सरकार ने खुद से प्रोडक्शन नहीं करी, बल्कि गरीबों को वो चीज फ्री में उपलब्ध करवा दी बाय गिविंग देम सब्सिडीज, ठीक है। ओके, तो इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ग्रीव, इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो बढ़ गए हैं, ठीक है, एंड रीच्ड वॉट एवर वैल्यूएशन। तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ गए। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कब बढ़ते हैं? जब हमारे पास इनफ्लो ज्यादा हो जाता है, आउटफ्लो। इनफ्लो कहाँ पे होता है? क्रेडिट साइड पे, वो ग्रेटर होगा डेबिट साइड से, क्रेडिट साइड ग्रेटर है डेबिट साइड से। तो मेरी ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की जो एंट्री है वो कहाँ जाएगी? डेबिट साइड पे जाएगी। क्यों? क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या करते हैं? इनको बैलेंस आउट करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अगर बढ़ गया तो क्या है इसका मतलब? कि क्रेडिट साइड जो है मेरा डेबिट साइड से, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कब बढ़ता है? मतलब जब इनफ्लो ज्यादा होता है आउटफ्लो से, तो हम क्या करते हैं? एक्सेस मनी को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में डिपॉजिट करवा देते हैं। तो फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बढ़ने की जो एंट्री है वो कहाँ जाती थी? डेबिट साइड पे जाती थी। तो ये क्या होगा? मेरा डेबिट साइड होगा, और डेबिट साइड में क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा इसकी वजह से। चलो, मैचिंग है, मैचिंग में से हमें बताना है कि इन चारों में से कोई ना कोई एक चीज सही होगी, 1, 2, 3 या 4। रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड, क्या रेमिटेंसेस अकोमोडेटिंग है? नहीं, वो ऑटोनॉमस होती है। गवर्नमेंट्स पॉलिसी ऑफ डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ करेंसी, ये होती है डीवैल्यूएशन। ये आइटम बिल्कुल सही है, तो ये मेरा आंसर होगा। डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, विजिबल वाली आइटम्स, वो पेमेंट नहीं, वो बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा, ठीक है। एंड लास्टली, गवर्नमेंट हैज सोल अथॉरिटी ऑफ डिटरमाइनिंग फॉरेन एक्सचेंज, तो ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम नहीं होता। चलो
इसी के साथ हम अपनी वीडियो को आज यहाँ पे खत्म करते हैं। हमने ऑलमोस्ट 2 से 3 सेट जो है 2024 के हमने करे हैं। इसके आगे के जो क्वेश्चन है फिर से आपको पीडीएफ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आपके रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। आज मैंने आपको करवाया, देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट का पूरा चैप्टर मैंने 5-10 मिनट में रिवाइज करा दिया। पूरा चैप्टर उतना ही है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। गवर्नमेंट बजट में हमने रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर सब कुछ समझा। और फॉरेन एक्सचेंज रेट में भी हमने डेप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन, फिक्स्ड, फ्लैक्चुएटिंग एंड मैनेज फ्लोटिंग तीनों एक्सचेंज रेट हमने समझ ली। तो मोस्टली हमारा तीनों चैप्टर्स का सारा कॉन्सेप्ट जो है मैंने यहाँ पे कवर आपको करवा दिया है। इससे ज्यादा कुछ भी होगा तो मतलब आपको जो है आगे के क्वेश्चंस आप इसके आगे देख सकते हो, वो ऑलमोस्ट रिपीट हो रहे होंगे, सेम तरीके के क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे। अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पे आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और पूरी की पूरी सीरीज को फॉलो कर लेना जिसमें हमने सारे सब्जेक्ट्स के पीवाईक्यूज करवाए हैं। हम मिलते हैं रात को 8 बजे अकाउंट्स की वीडियो के साथ।